ऑडियोग्राफी देख रहे हैं आप और मैं हूं सौरव आपके साथ। आइंस्टीन की बात कर रहे थे हम। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने पिछले पार्ट में जाना कि कैसे आइंस्टीन 1906 तक आए। आइंस्टीन ईयर उसको कहा गया। 4 रिसर्च पेपर आए। कैसे ये साल मेलेवा और आइंस्टीन के बीच की टकरार की शुरुआत बना, क्योंकि मेलेवा को क्रेडिट नहीं मिला था उनकी काम का, उनके सहयोग का आइंस्टीन के काम में। अब देखिए, यहाँ से ये जो टकरार है आगे जाननी शुरू कर दी कि टकरार दूरियां कैसे बढ़ाती चली गई। अब हुआ क्या था कि आइंस्टीन को जो है फिज़िक्स की तरफ और झुकना पड़ा, फिज़िक्स की तरफ, और वो बहते चले गए। फिज़िक्स और वो लगभग एक होते चले गए। शुरुआत हो चुकी थी, लगभग शुरुआत हो चुकी थी फिज़िक्स की और आइंस्टीन के एक होने की। और इसी बीच जो मिलेवा थी वो फिज़िक्स से दूर होती चली गई, क्योंकि मिलेवा को फिज़िक्स बहुत पसंद थी। अब देखिए, होता क्या है, कभी भी अगर किसी क्रिएटिव आदमी में से उसकी क्रिएटिविटी ले ली जाए, अगर उसकी इमेजिनेशन ले ली जाए, तो वो जिंदा लाश बन जाता है। वो फिर जी के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और ऐसा ही हुआ। मिलेवा से फिज़िक्स दूर होती चली गई, लगभग आइंस्टीन भी दूर होते चले गए, और इस वजह से मिलेवा डिप्रेशन में आती जा रही थी। मिलेवा किसी काम में अपना मन नहीं लगा पा रही थी, यहाँ तक कि फिज़िक्स में भी नहीं। अब आइंस्टीन और धीरे धीरे फिज़िक्स की तरफ बढ़ते चले गए, और 1914 वो ईयर था जब दोनों अलग हुए। यहीं से लगभग वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुई। और पिछले पार्ट में मैंने इसको 1904 बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि 1904 में दोनों अलग हुए, ये गलत है बिल्कुल, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो जो किस्सा जिसकी मैं जिक्र कर रहा था पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में, कि एक ड्राइवर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर ने उनका घमंड तोड़ा था, तो उस किस्से को, वो किस्सा लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का है, लगभग 1945 के बाद का है। लेकिन इस वक्त मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उसको और खींचना सही नहीं होगा। तो देखिए, हुआ क्या था, बहुत ही मज़ेदार किस्सा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी मज़े आएंगे। कि उस वक्त आइंस्टीन, अगर देखा जाए 1945 के आसपास, आइंस्टीन बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। फिज़िक्स और आइंस्टीन एक ही हो चुके थे लगभग। अगर आप फिज़िक्स का नाम लें और आइंस्टीन समझें तो कोई दो राय नहीं थी, कोई गलत चीज़ नहीं थी। उस वक्त आइंस्टीन लगभग हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन लेक्चर्स दिया करते थे बच्चों को, दूर दूर जाके, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके। लगभग हर कंट्री में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। इंडिया भी हुआ है, इंडिया की भी एक बार बात करेंगे। 1922 के आसपास वो इंडिया में आए, उसकी बात करेंगे। पहले तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने ड्राइवर के साथ जाया करते थे। जब भी उन्हें कहीं जाना होता था अपने ड्राइवर को लेके जाते थे। ड्राइवर गाड़ी चलाता था, वो पीछे बैठते थे। और जब आइंस्टीन लेक्चर दिया करते थे, तो आइंस्टीन लेक्चर दे रहे होते थे स्टेज पे, और उनका जो ड्राइवर है वो पीछे वाली सीट पे बैठ के सुना करता था। तो 3-4 साल, 5 साल बीत चुके थे, और लगभग आइंस्टीन जो है, अब इतने सारे अगर कोई लेक्चर देगा तो जाहिर सी बात है हर बार नई चीज़ नहीं ला सकता। चीज़ें रिपीट होती, 90% चीज़ें जो हैं रिपीट होती थी, बातें रिपीट होती थी। और जो ड्राइवर है उसको लगभग चीज़ें याद हो चुकी थी। अब उसको मन मन में ये फील होने लगा था कि यार, ये जो लेक्चर दे रहे हैं आइंस्टीन, ये तो मुझे भी आता है, ये सब कुछ मैं भी बोल सकता हूँ वहाँ पे जाके। तो फिर इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? मालाएं इनके लिए, फूल इनके लिए, सजावट इनके लिए, तालियाँ इनके लिए, नाम भी इनका, और ये काम मैं भी कर सकता हूँ, और मैं पीछे बैठा रहता हूँ, मेरे को कोई पानी भी नहीं पूछता, ना इज्जत। तो इसने एक दिन हिम्मत करके, आइंस्टीन लेक्चर के लिए ही जा रहे थे, ये गाड़ी चला रहा था, आइंस्टीन पीछे बैठे थे। इसने हिम्मत करके आइंस्टीन से पूछ लिया कि सर, एक बात पूछनी थी। आइंस्टीन बोला कि पूछो भाई, मन में क्यों रखो, पूछो। बोला कि सर, ये जो आप लेक्चर देने जा रहे हो ना, ये लेक्चर मैं भी दे सकता हूँ, मुझे सब आता है जितना आपको आता है। आइंस्टीन हल्का हंसे कि अच्छा ठीक है, पर क्यों देना चाहते हो लेक्चर? अगर आता है तो भी क्यों देना चाहते हो? तो कहा, सर, अब मैं आपका ड्राइवर हूँ, लेकिन मुझे इज्जत नहीं मिलती, ना मुझे पानी पूछा जाता है, ना नाश्ता, ना माला, ना तालियाँ, ना मेरा नाम होता है, और कभी कभी तो मुझे अंदर भी नहीं घुसने देते, मुझे पीछे वाली सीट पे बिठाते हैं, अगर बिठाते हैं तो। ना मेरा नाम हो रहा है, ना सम्मान हो रहा है, और ये जो आप काम कर रहे हो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी चीज़ है, ये सारी बातें मैं भी बोल सकता हूँ। आइंस्टीन थोड़ा और हंसे। आइंस्टीन ने कहा कि चल ठीक है, आज मैं बोल के तेरे को नाश्ता भी पूछवाऊँगा।
और तेरे को आगे वाली सीट भी दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बता, तो आगे वाली सीट पे बैठ के भी क्या बातें समझ पाएगा? वो और फॉर्म में कि सर समझने की क्या बात कर रहे हो, मैं तो बोल भी सकता हूँ जाके, मेरे को तो सारी बातें याद है। अब आइंस्टीन थोड़ा घमंड में थे उन दिनों। अब मैं घमंड नहीं कहूँगा इसको, आइंस्टीन कभी घमंड में नहीं थे, लेकिन इस कहानी को थोड़ा रोचक बनाने के लिए एक बार इसको घमंड मान के चलिए। इस पार्ट के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टीन कितने जॉली नेचर के थे, कितना प्योर, कितना प्योरीफाइड उनका नेचर था, एकदम पॉजिटिव। लेकिन एक बार के लिए घमंड कह के चलिए इसको। अब आइंस्टीन ने उससे कहा कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, आज जहाँ मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ ना, वहाँ मेरे को लोग नाम से जानते हैं, शक्ल से नहीं जानते। मेरी फ़ोटो मुझसे मिला नहीं है आज तक कोई। तो एक काम कर सकते हैं कि तू बन जा आइंस्टीन और मैं बन जाता हूँ तेरा ड्राइवर। वहाँ पे चलते हैं, तू आइंस्टीन बन के लेक्चर दे, मैं ड्राइवर बन के पीछे बैठूंगा लेक्चर हॉल में। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी कि चलो ठीक है सर, आओ गाड़ी चलाओ, मैं आइंस्टीन बनता हूँ। अब वो एकदम पीछे फॉर्म में आके बैठ गया, एकदम हाथ फैला के, पाँव पे पाँव रख के। आइंस्टीन गाड़ी चला रहे हैं, कांच में से देख रहे हैं कि यार इसको 2000 बंदों के सामने जाके फिजिक्स पे लेक्चर देना है पहली बार ज़िंदगी में, और इस पे घबराहट ही नहीं है, इस पे शिकवा ही नहीं है कोई शक्ल पे, कोई नहीं कह। अब वो लोग पहुँचे। अब जैसा हमेशा आइंस्टीन को मिलता था वैसा स्वागत हुआ। आइंस्टीन का जो ड्राइवर, जो आइंस्टीन बना हुआ था, वो उतरा, मालाएं, लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सम्मान हुआ, नाश्ता पूछा गया। उसके बाद में वो लोग लेक्चर हॉल में पहुंचे तो सब ने हाथ मिलाया, तालियां बज रही है, स्वागत हुआ अच्छा। फिर 5 मिनट का इंट्रोडक्शन बोला गया, उनके अवार्ड्स गिनवाए गए, उनकी डिग्रियां गिनवाई गई, उनके बारे में जितना कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया जा सकता था बताया। और फिर आइंस्टीन को इन्वाइट किया गया, जिसकी जगह पे कौन गया? ड्राइवर, जो आइंस्टीन बना हुआ था। उनको तो आइंस्टीन वही लग रहा था। तो अब वो बंदा पहुंचा, अब वो स्टेज पे जाके बोलना शुरू करे। 3 घंटे का लगभग लेक्चर था, आधी घंटा, 1 घंटा, 1.5, 2 घंटा तालियां बजे जा रही, किसी को शक भी नहीं हुआ कि आइंस्टीन नहीं है। एकदम सही सटीक बातें, वही थ्योरीज, वही एग्जाम्पल, एकदम एग्जैक्ट। अब आइंस्टीन पीछे पीछे बैठे हुए सोच रहे कि यार ये क्या हुआ, ऐसे तो मैं शर्त हार जाऊँगा। फिर इसमें और मेरे में फ़र्क ही क्या रहा। पर आइंस्टीन को एक बात पता थी कि लास्ट के आधे घंटे में बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, और उनका जवाब जो लेक्चर दे रहा होता है, यानी आइंस्टीन को, उनके ड्राइवर को देना होगा, और उसमें पकड़े जाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसका आंसर उसको नहीं आएगा और वो हार जाएगा। लेकिन अब लेक्चर ख़त्म हुआ, लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। बच्चों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, आइंस्टीन यानी ड्राइवर ने आंसर देना शुरू किया। अब आइंस्टीन फिर सोचे कि यार ये आंसर कैसे दे पा रहा है। अब हुआ ये कि 4-5 साल में जो क्वेश्चंस थे ना, वो भी रिपीट होने लगे थे। तो वही बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्यों होता है, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ। और वो जो ड्राइवर है उसको आंसर्स भी याद, क्वेश्चंस भी याद। वो क्वेश्चन सुनते हैं, आंसर ये लो, आंसर ये लो। अब आइंस्टीन विचार करने लगे कि यार ये कैसे हो रहा है। इतने में ही एक बुजुर्ग से प्रोफेसर वहाँ बैठे थे, उन्होंने हाथ उठाया। ड्राइवर ने कहा कि हाँ सर पूछिए। अब उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आज तक आइंस्टीन से पहले कभी नहीं पूछा गया था, एकदम नया, यानी पहले पूछा नहीं गया था। तो उसके ड्राइवर को, यानी जो आइंस्टीन बन के वहाँ स्टेज पे खड़ा था, उसको भी लिहाजा उसका आंसर नहीं आता था। अब वो वहाँ फंस चुका था और आइंस्टीन मन मन में हंस रहे थे। अब वो जो ड्राइवर था, वो जो ऊपर खड़ा था आइंस्टीन बन के, उसके पास 2-3 रास्ते बचते थे कि या तो वो सब कुछ सच सच बता दे कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ तक आ गया, मैंने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं हार गया, आइंस्टीन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और आइंस्टीन को बुला सकता था। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि वो कह सकता था कि मुझे आंसर नहीं आता, नाम खराब होता तो आइंस्टीन का होता, उसको क्या, वो बैठा सकता था उनको कि मुझे आंसर नहीं आता, आप बैठ जाइए। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि वो आज तक याद रखने लायक है। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उन प्रोफेसर को कहा कि सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड होके इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है ये कि इसका आंसर तो वो जो पीछे मेरा ड्राइवर बैठा है ना, वो भी दे सकता है, आइंस्टीन की तरफ इशारा करके कि ये जो पीछे मेरा ड्राइवर बैठा है ना, इसका आंसर तो ये भी दे सकता है। और ले जाके माइक आइंस्टीन के हाथ में दे दिया। अब आइंस्टीन
खैर, आइंस्टीन को क्या नहीं आता, आइंस्टीन ने आंसर दिया, तालियां बजी। तो ये क्रिएटिविटी देखिए उसकी। तो यहाँ से शायद आइंस्टीन को ये विश्वास हो चुका था कि इंटेलिजेंस सिर्फ फिज़िक्स की थ्योरीज़ में नहीं, डेली लाइफ में भी लगाई जानी चाहिए। इनफैक्ट लाइफ के हर एक कदम पर इंटेलिजेंस लगाई जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1914 में आइंस्टीन और मेलेवा अलग हुए। वर्ल्ड वॉर लगभग फर्स्ट शुरू हो चुकी थी। आइंस्टीन ने अलग कैसे हुए? आइंस्टीन ने मेलेवा से कह दिया था कि आप जब तक हालात यहाँ पर सही नहीं हो जाते, वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, आप अपने घर पर जाकर रहिए, अपने मम्मी पापा के पास रहिए, और जैसे ही ये सब कुछ शांत हो जाएगा मैं आपको फिर से बुला लूँगा। अब इन दिनों आइंस्टीन फिज़िक्स की तरफ और बढ़ते गए। 1919 आया, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। मेलेवा इतना डिप्रेस हो चुकी थी इस वक्त तक कि उन्होंने डाइवोर्स के लिए अर्जी लगा दी। आइंस्टीन और मेलेवा का डाइवोर्स लगभग तय था और तारीख थी 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों अलग हुए। शायद इससे अच्छा या इससे बुरा नहीं हो सकता था। आइंस्टीन लाइफ में आगे बढ़े। आइंस्टीन ने इसी साल अपनी कज़िन से, जिनका नाम था एल्सा से फिर से शादी कर ली, अपनी दूसरी शादी की। उसके बाद में जो आइंस्टीन है वो फिज़िक्स में और बढ़ते गए। 1921 में, यानी 2 साल बाद, उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोबेल प्राइज़ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती है कि इन्हें देना चाहिए, इन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन हर बार होती है। उस साल भी हुई थी। लेकिन अगर आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता तो 2 साल बाद मिल जाता। उनको मिलना था, तय था। खैर, इसमें कोई गलत नहीं हुआ। उसके बाद में आइंस्टीन और आगे बढ़ते चले गए, बहुत सारे कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, डिफरेंट पोस्ट हासिल की। यहाँ पे उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा नहीं रहा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जर्मनी के अंदर हिटलर जो है वो ज्यूइश लोगों को, प्रजाति को, ये जो जाति है, इसको ख़त्म कर देना चाहता था। इस धर्म को पूरी दुनिया से हटा देना चाहता था, कम से कम जर्मनी से तो। और आइंस्टीन ज्यूइश थे, तो आइंस्टीन को डर लगने लगा था, क्योंकि ज्यूइश होने के साथ साथ आइंस्टीन एक बहुत अच्छे ब्रेन के मालिक भी थे। और हिटलर चाहता था कि उस दुनिया के सारे अच्छे ब्रेन्स उसकी टीम में हों और उसको एटम बम बनाने में मदद करें। और आइंस्टीन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिका चले गए। वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने हासिल की और वहाँ पढ़ाने लगे। आइंस्टीन आगे बढ़े, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, लेकिन आइंस्टीन नहीं चाहते थे। आइंस्टीन ने इसके बाद में पीस लाने के लिए बहुत मेहनत की। इस दौरान आइंस्टीन जो है महात्मा गांधी से भी काफ़ी इंस्पायर रहे। जब वो 1922 के आसपास इंडिया आए थे तो वो महात्मा गांधी से मिलके गए थे और उन्हें काफ़ी एडमायर करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर से भी वो मिलके गए थे और उन्हें भी काफ़ी एडमायर करते थे। पोइट्रीज़ उनकी जो है लिखी हुई वो काफ़ी पढ़ा करते थे। उसके बाद में एक किस्सा सुनाता हूँ टैक्सी ड्राइवर का। ड्राइवर से काफ़ी सीखने को मिला आइंस्टीन को, और यही वो दौर था जिसकी मैं बात कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ही वो ड्राइवर वाला किस्सा हुआ था जो मैंने पहले सुनाया, घमंड टूटा था जो। इस वक्त टैक्सी ड्राइवर की बात करेंगे। आइंस्टीन अपने घर लौटे थे, बहुत सालों बाद लौटे थे, और कहा जाता है कि वो अपना घर का एड्रेस भूल गए थे। मैं नहीं मानता इस बात को, और क्यों नहीं मानता इसका सबूत मैं लास्ट में दूंगा, पर कहा ऐसा ही जाता है कि आइंस्टीन अपने घर का एड्रेस भूल गए थे। और उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे हुलिया बना के रखते थे, कोई उन्हें पहचानता नहीं था कि यार ये तो आइंस्टीन नहीं हो सकते। तो टैक्सी ड्राइवर से उन्होंने कहा कि आप आइंस्टीन को जानते हो? टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हाँ, कौन नहीं जानता, शायद आप इस शहर में नए हैं, बाकी सब जानते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि चलो उन्हीं के घर ले चलो। तो कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था और आइंस्टीन घर का जो है पता भूल गए थे और टैक्सी ड्राइवर उन्हें घर छोड़ के आया था। टैक्सी ड्राइवर को अंत तक नहीं पता चला कि वो आइंस्टीन थे। खैर, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं लगभग उस दौर के जब आइंस्टीन अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 सालों में थे। तो उस दौरान आइंस्टीन एक शांति भरे इलाके में, एक ऐसा इलाका जिसमें आसपास ज़्यादा आबादी ना हो, वहाँ के कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे। उन्हें बहुत सारे ऑफर्स आए हुए थे कि हमारे कॉलेज में आइए, लेकिन वो एक ऐसे कॉलेज में गए जहाँ काफ़ी शांति थी और वो वहाँ जाकर पढ़ाना चाहते थे। तो जैसे वो कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो कॉलेज के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनसे कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि सर आप हमारी लैब्स एक बार चेक कर लीजिए और उसमें क्या क्या लगवाना है आपके लिए, ताकि आपकी रिसर्च चलती रहे यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो हम वो चेंजेस सर कर देंगे। तो आइंस्टीन थोड़ा सा हंसे और आइंस्टीन ने हल्का सा जवाब दिया कि मेरी लैब में बहुत सारे पेजेस होने चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक बहुत बड़ा सा टोकरा जिसमें मैं गलतियाँ कर करके
पेपर डालूँगा, क्योंकि क्या है ना, मैं गलतियाँ बहुत सारी करता हूँ। तो ये एक किस्सा था जो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि इतने बड़े लेजेंड होके भी उन्होंने कहा कि मैं गलतियाँ काफ़ी करता हूँ। अच्छा, मेरे एक सर हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं वो भी, उनका नाम है सुभाष सर। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा, एक फ़िलॉसफी है उनकी, वो मुझे बताई थी जो आइंस्टीन से मेल खाती है। वो मैं आपको बताऊँगा कि जब आप अपनी किताब बंद करते हैं तब आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। तो आइंस्टीन का भी यही मानना था कि जब आप अपनी किताब बंद करते हैं तब आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। और आइंस्टीन के साथ एक ऐसा किस्सा हो भी चुका है जो ये उन पे उल्टा पड़ गया था। बहुत सारे किस्से मैं सुना रहा हूँ, शायद मुझे ये कंपाइल करके अलग से पार्ट में डालना चाहिए था, पर मैं फटाफट 30 सेकंड में ख़त्म करता हूँ कि लगभग 1902 ईयर था। उस दौरान जो है आइंस्टीन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और पैसों की बहुत कमी थी आइंस्टीन के पास, तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। एक ही बच्चा ट्यूशन में आया और वो ट्यूशन एकदम मंदबुद्धि बच्चा था, जो मेरी तरह था एकदम। और वो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता था, उसे कोई मतलब नहीं था पढ़ाई वढ़ाई से, वो सिर्फ साइकिल लेना चाहता था क्योंकि उसके पापा ने कहा था पास हो जाए साइकिल दिला दूँगा। तो आइंस्टीन जो है वो उस बच्चे को खुद की तरह पढ़ाते थे कि ये देखिए गैलेक्सी, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ लाइट, फलाना ढिमका, सब उसको एकदम इमेजिन करवाते थे। वो बच्चा एक दो दिन सहन किया उसने, पर उससे नहीं हुआ। स्कूल में कुछ और चल रहा है, स्कूल में क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, यहाँ चाँद पे चलो, आइंस्टीन उसको चाँद पे ले जा रहे हैं, इमेजिन करवा रहे हैं। तो उसने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया कि सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो आइंस्टीन खुश हो गए कि अरे वाह, देखो मेरी मेहनत रंग लाई, एक मंदबुद्धि बच्चे के मन में भी विचार आ रहे हैं। तो आइंस्टीन ने खुश होकर कहा कि चल पूछ। तो उस बच्चे ने धीरे से पूछा कि सर ये एग्ज़ाम में आएगा। आइंस्टीन पहले रुके कि रे यार, गई भैंस पानी में। आइंस्टीन ने कहा कि अच्छा एग्ज़ाम में मैं बताऊंगा, पहले ही बता फीस लाया है। तो ऐसे ही कुछ कहानी ख़त्म हुई। एक बार आइंस्टीन ने भी ऐसे ट्यूशन पढ़ाया था। खैर आगे चलते हैं, और अब वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो मेरा बिल्कुल सुनाने का मन नहीं है। लगभग 6 महीने बचे हैं आइंस्टीन की मृत्यु को, और आइंस्टीन की तबीयत अब ख़राब रहने लगी है। डॉक्टर्स ने उनके एक बीमारी बताई है जिसके अंदर कभी भी ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और वो मर सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि इसकी एक छोटी सी सर्जरी होगी, हम इसको सही कर देंगे और देन यू विल बी सेफ, आप बच सकते हैं। तो आइंस्टीन ने यहाँ इस वक्त सर्जरी के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा देखिए बहुत अच्छा किस्सा है, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, इतने बड़े लेजेंड हो के भी। उन्होंने कहा कि जितनी लाइफ मुझे दी गई थी भगवान के द्वारा उतनी मैं जी चुका हूँ, और मैं इसको आर्टिफिशियली आप लोगों की मदद से और बढ़ाना नहीं चाहता, यानी मैं नेचुरल डेथ मरना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ। आइंस्टीन एक दिन रात को अपनी स्पीच की तैयारी कर रहे थे, अगले दिन उन्हें लेक्चर देना था। वो जो ड्राइवर का किस्सा हुआ उसके बाद में आइंस्टीन हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया करते थे। तो आइंस्टीन लेक्चर लिख रहे थे रात को और इंटरनल ब्लीडिंग हुई, बेहोश हुए। हॉस्पिटल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर जो उनको हैंडल कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे। और यहाँ से एक किस्सा शुरू होता है कि आइंस्टीन का दिमाग कैसे निकाला गया। डॉक्टर हार्वे ने बिना उनकी फैमिली की परमिशन लिए आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया, और उनका सिर्फ मकसद यही था कि वो इस पर रिसर्च करके ये पता लगा सकें कि आइंस्टीन में क्या अलग था। लेकिन इसके लिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया उस हॉस्पिटल से, लेकिन वो उस दिमाग को साथ में ले गए। बहुत दिन तक उस दिमाग को प्रिजर्व करके रखा गया। फिर बहुत सालों बाद जो आइंस्टीन के बेटे थे हैंस एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने डॉक्टर थॉमस हार्वे को परमिशन दी कि वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करी गई और ये पता लगाया गया कि आइंस्टीन के दिमाग का एक हिस्सा बहुत बड़ा था, लगभग 20% बड़ा था, जिसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी थी। और ये बचपन में भी देखा गया था। जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो सिर है वो नॉर्मल सिर से काफ़ी बड़ा था, हल्का बड़ा था। तो उनकी इमेजिनेशन पावर इस वजह से अच्छी थी। उनके दिमाग के अंदर 17% मोर नर्व्स थी, यानी सेल्स जो होती हैं दिमाग की वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 17% नॉर्मल से ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीप जाके, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा डीप जाके सोच सकते थे, थिंकिंग पावर बहुत अच्छी थी। और अब वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे ये साबित होगा कि आइंस्टीन जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते आए हैं वो शायद एक नकल, एक फेक, एक एक्टिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी दिमाग के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स, जो अपने दिमाग में फोल्ड होते हैं, वो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एरिया मिला दिमाग को,
और उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यानी वो चाहते तो हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी याद रख सकते थे, नंबर्स भी याद रख सकते थे, लेस बांधना भी सीख सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने फेक किया। ये सब कुछ एक्टिंग थी शायद, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो इन सबको याद नहीं रख सके। लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे और शायद उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। अभी वीडियो मेरे ख्याल में बड़ी हो चुकी है पर काफ़ी इंस्पायरिंग भी है। और लास्ट में बस यहीं से बंद करूँगा अपनी वीडियो को, अपनी आवाज़ को, कि आइंस्टीन का दिमाग बच्चों को इंस्पायर करने के लिए अभी भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में संभाल कर प्रिजर्व किया गया है। क्योंकि ऐसा दिमाग, ऐसी सोच, ऐसे आइडियाज़ शायद ही कभी वापस आ पाएंगे। मुझे इनिस और शर्मा को सुन रहे थे आप, धन्यवाद।